प्रबोधन सब सेट। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है साइंस और टेक्नोलॉजी के हमारे अगले सेशन में। हाउ आर वी डूइंग, हाउ आर वी डूइंग, हाउ आर वी डूइंग। तो भैया होली का त्योहार अच्छे से मनाया आप सबने, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया से मनाया। लेकिन रंगों वाली होली नहीं खेली होगी उम्मीद करता हूं, क्योंकि अगर खेली है और एक दूसरे को छुआ है तो भैया कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। कई लोग कोरोना वायरस को करुणा वायरस बोल रहे हैं, लेकिन इतना बता दूं कि वो वायरस किसी भी तरह की करुणा दिखाने वाला है नहीं। तो कोरोना वायरस से बचने का तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर सोशल डिस्टेंसिंग है तो आप सेफ हैं। तो आइए प्यारे साथियों, आज का काम शुरू किया जाए। हाउ मेनी ऑफ फर्स्ट हैव अटेंडेड ऑल द सेशन सो फार? आप में से कितने छात्रों ने अभी तक के सारे सेशंस पूरे जोश के साथ अटेंड किए हैं? जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, तो हम आज का काम शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, 7वें सेशन पर आ गए। देखते ही देखते कितना कुछ कर लिया। आज फिर से कुछ एमसीक्यूज और 10 बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग जो उस दिन बच गए थे। ये मेरा ब्रीफ परिचय है, अच्छे से देख लीजिए और साथ में जुड़े रहें साथियों। मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी की यूपीएससी के सिलेबस का पूरा कवरेज यूट्यूब चैनल पर तो पूरा फ्री दूंगा ही, प्लस अनअकैडमी प्लस पोर्टल पर मेरा कोर्स फ्राइडे से शुरू भी हो रहा है। यह है इसका ऑफिशियल सिलेबस। हम एक एक चीज कवर करेंगे और मैं बड़े यूनिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। फिर से आपको बता दूं, आज हम 7वें सेशन पर आ गए हैं। हमने 10 करके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। आई होप आपको बड़ा मजा आया। यस और नो? अभी तक के सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको कौन से लगे, जरा मुझे एक बार बिल्कुल तुरंत कंफर्म कीजिए। और आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारे 60 कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेना शुरू किया है एंड वी विल बी कवरिंग 60 कॉन्सेप्ट्स टुडे। ये सिलेबस है। कॉन्फिडेंस कितने बच्चों का बढ़ा? डे 1 जुड़े थे से आज तक। क्या साइंस और टेक्नोलॉजी में आपकी रुचि बढ़ी है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है? क्या आपके आसपास के लोग अब बोलने लगे हैं कि ये बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया है? आई होप हो रहा है। तो अब मुझे फटाफट जरा भैया आपकी रेटिंग चाहिए। आर यू एंजॉइंग लर्निंग विथ मी और नॉट? 2 मिनट का समय लूंगा, फिर आज के 10 कॉन्सेप्ट और पिछले 2-3 बचे वो पढ़ाऊंगा। बहुत मजा आएगा आज आपको। हाउ मच रेट ऑन अ 0 to 100 स्केल? प्यारे बच्चों, जरा फटाफट अभी तक के सारे सेशंस को 0 से 100 की स्केल पे रेटिंग कीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो भैया साहिल राज कहता है कि सर आज आप सैड क्यों हैं? अरे सैड नहीं हूं भैया, एक स्कॉलर का गंभीर चेहरा है ये। ऐसा गजब मत करो यार। हु। चलो अब तो मैंने हंस के भी बता दिया यार। सर आपको क्या हुआ? तेजस्विनी लिखती हैं। मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ तेजस्विनी। बड़ा लंबा चौड़ा सेशन 3 घंटे 4 घंटे तैयार करके आया हूं यार, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो 0 से 100 की स्केल पे सबसे पहले अभी तक की पढ़ाई को रेट कीजिए। तो जो लोग पूछ रहे सर आपको क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, बहुत लंबा सेशन तैयार करके आया हूं, तो बिल्कुल उस ज्ञान के समुद्र से गोते लगा के निकला हुआ हूं, और कुछ भी नहीं। सो प्लीज रेट ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। जल्दी से रेट करो तो आगे बढ़ेंगे यार, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और किसी ने भी अगर मुझे कम मार्क्स दिए ना, कान पकड़ लूंगा तुम्हारा, बता रहा हूं तुमको। प्यारे दोस्तों, अब अप्रोच बहुत अच्छे से समझिए। आपने रेटिंग की, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिल में आए वो रेटिंग कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको लगता है मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, वैसा बोलिए। आपको लगता है मैंने अच्छा पढ़ाया, वैसा बोलिए। हम साथ ही में पढ़ेंगे ना, वी आर ऑल लर्नर्स। अब मेरी अप्रोच यूट्यूब के फ्री सेशंस में क्या होगी, मैं लगभग 45 से 50 सेशंस लाऊंगा। दोस्तों, मुझे पता है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है लोगों को बड़ा डरावना लगता है, लोग घबराते हैं। इसलिए मेरे पहले 10 सेशन मैं आपको 90 से 100 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूं। ये मैं क्यों करा रहा हूं? ताकि आप ये भाषा बोलने लग जाए। और अब मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 10 कॉन्सेप्ट होते जा रहे हैं, आप इंटरलिंक करते जा रहे हैं। आज आपको इसका बहुत आनंद आएगा। कनेक्टिंग द डॉट्स। आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब न केवल आपस में लिंक्ड हैं, वो पुराने कॉन्सेप्ट्स के साथ भी लिंक्ड है। तो अब आपको वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि अरे हाँ यार, ये मैंने पढ़ा था, ये इसके साथ लिंक हो गया। अरे हाँ यार, और आपके मुंह से स्वतः निकलेगा करके दिखाएंगे। तो लिख दो भैया, करके दिखाएंगे।
तो ये हमारा पूरा अप्रोच रहेगा। और उसके बाद प्यारे दोस्तों 11 सेशन से हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को उठाना शुरू करेंगे, लेकिन जरा फाउंडेशन तो बने हैं। बिना फाउंडेशन बनाए हम एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनाने जाएंगे तो मजा नहीं आएगा यार दोस्त, फिर मजा नहीं आएगा यार दोस्त। यस और नो? फटाफट अपने यारों दोस्तों को, घर वालों को, सबको इकट्ठा कर लो सेशन के लिए, और आते के साथ यार जरा लाइक किया करो, आते के साथ लाइक किया करो। और बाद में जब रिवीजन करते हो ना तो उसमें भी उतने ही जोश से कमेंट्स भर दिया करो, सेक्शन शेयर करो, लाइक करो, तो हमें भी जोश आएगा। ये अप्रोच पूरी तरह समझ में आ गई तो बस आज 7वां सेशन है, 10वां सेशन होते होते कॉन्सेप्ट्स की स्टडी कंप्लीट, और उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक शुरू करके दिखाएंगे। मेरा प्लस कोर्स फ्राइडे से शुरू हो रहा है प्यारे दोस्तों, आपसे मुझे बहुत बहुत उम्मीद है वहां भी इतना ही प्यार आपसे मिलेगा। मेरा कोड है SMSIR10, SMSIR 10, ये कोड आप नोट करके रख लीजिए। तो अनअकैडमी पर जो ये पेड प्रीमियम प्लेटफॉर्म है उसकी प्रोसेस समझ लीजिए। लर्निंग ऐप पर जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए, यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाइए, और उसमें आप आपके हिसाब से 1 मंथ या 3 मंथ या 6 मंथ या 12 मंथ या 24 मंथ जो भी लेना चाहते हैं, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैं भी अवेलेबल हो जाऊंगा, लेकिन वहां जाएं तो कृपया ये कोड यूज कीजिए जो मुझे दिया गया है, SMSIR10, और आपके हिसाब से आपको जो ठीक लगे उसमें एनरोल कीजिए। मेरा कोर्स साइंस और टेक्नोलॉजी का फ्राइडे इवनिंग से अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे चालू हो जाएगा। वो इससे काफी अलग होगा, उसमें बहुत सारी और भी चीजें होंगी, वहां पीडीएफ भी मिलेंगे, क्विजेस भी वो नेचुरली एक प्रीमियम पोर्टल है, वैसे हम यहां भी पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। तो आई होप आपका बहुत बहुत प्यार मुझे अनअकैडमी के प्लस पोर्टल पे भी मिलेगा। यस और नो? एनरोल कर लीजिए तुरंत, फ्राइडे से शुरू होगा। आप उसके बाद भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी एनरोल करेंगे, सेशंस तो आर्काइव में सब मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको सारे सेशंस मिल जाते हैं, आप मिस कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वहां भी मैं 50 सेशन लाइव लूंगा, वो इससे अलग होंगे। चलिए दोस्तों, अभी के हमारे कॉन्सेप्ट जो हमने कवर किए हैं वो ये है। तो आपको ये कोड याद रहेगा ना, SMSIR10 याद रखिएगा दोस्तों, और ये प्रोसेस मैंने पूरी बता दी है स्टेप वाइज। ये पहले 10 कॉन्सेप्ट, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, इसमें से कुछ बचे थे आज कवर करेंगे, और ये हैं आज के कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम 60 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। ये एक एक कॉन्सेप्ट पर किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बस ये समझ लीजिए कि आप प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कर रहे हैं, प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बन ही रही है। यस और नो, यस और नो, यस और नो? तो आज हम 60 कॉन्सेप्ट पूरे कर लेंगे। देखिए कितना जल्दी कितना कुछ हमने पढ़ लिया। तो क्या आपकी परमिशन है, आज का काम शुरू कर सकते हैं? जल्दी बताइए, कैन वी स्टार्ट द वर्क फॉर टुडे? जल्दी बताइए। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का काम प्रीलिम्स एमसीक्यू से। बहुत सरल क्वेश्चंस हैं, मुझे पूरे जोश के साथ उत्तर चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम एज डेटिंग दैट कार्बन डेटिंग प्रोसेस कैन अचीव सक्सेसफुली? कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से सबसे अधिकतम हम इतिहास में कितना पीछे झांककर वैज्ञानिक रूप से देख सकते हैं? 10 लाख साल, 70,000 साल, 1 अरब साल, 1,000 साल या वर्ष? 10 लाख ईयर्स, 70,000 ईयर्स, 1 बिलियन ईयर्स, 1,000 ईयर्स? ABCD जरा कृपया उत्तर जल्दी से दीजिए। ABCD जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए, हर बच्चा उत्तर दे, इसमें कहीं जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। फटाफट 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 उत्तर दीजिए। ABCD, क्विक 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 क्विक। एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्या सिर्फ यहां फ्री में पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन आप भी समझते हैं फ्री पोर्टल की अपनी सीमाएं होती हैं, प्रीमियम पोर्टल अलग होता है। हम दोनों तरफ जोश में कहीं कमी नहीं आने देंगे, लेकिन प्रीमियम तो प्रीमियम ही है। प्यारे दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज 70,000 ईयर्स। कितने बच्चों का सही गया? तो अब आप इस तरह की तकनीकी बातें भी करने लगे हैं, और हमने आपसे कहा अगर 4 अरब वर्ष पहले का देखना है तो पोटेशियम आर्गन का देख लीजिए, यूरेनियम का देख लीजिए, वो सारे दूसरे तरीके से बहुत सारी डेटिंग प्रोसेसेस हैं। सिंपल सी बात है यार, एनीथिंग विच हैज अ रेडियो एक्टिव डीके यू कैन ऑलवेज फॉर्म अ डेटिंग प्रोसेस। यस और नो? द जियोमैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज ड्यू टू, प्रश्न क्या है बच्चों? पृथ्वी का भूचुंबकत्व किस वजह से है? द जियोमैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज ड्यू टू ABCD। बहुत ध्यान से पढ़ो, मैंने आपको पढ़ाया है तो उत्तर आपको देना है, इसमें मैं आपको बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा, ये आपको मुझे बताना। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और भैया अपनी इस प्यारी SNT की सीरीज को पॉपुलर करो, अपनी SNT की सीरीज को दुनिया तक लेकर जाओ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको स्प्रेड करो,
सब लोग पढ़ें, सब लोग बढ़ें, फ्री सीरीज है। जियोमैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, जिस वजह से चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। सो यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड, इट सेव्स अस फ्रॉम सन्स रेज, मालूम है ना, पढ़ा था हमने। तो जल्दी से बताइए ABCD, बहुत बारीक प्रश्न है, सोच समझ के जवाब दीजिए। ABCD ABCD ABCD, जल्दी बोलिए। ABCD, व्हाट इज द आंसर? सोच समझ के बोलिए, सारे ऑप्शंस को देखकर बोलिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज दिस। याद रखना, सेंट्रल कोर में से, मूल अंतर्भाग में से तो गर्मी बाहर आती है। दी आउटर कोर विच इज मोल्टन, उसमें गर्मी से कन्वेक्शन करंट बनते हैं। मेटल में कन्वेक्शन करंट का मतलब है बिजली। जहां बिजली बनी और वो मोल्टन मेटल घूम रहा है, प्लस कोरियोलिस इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन, उस वजह से बनती है मैग्नेटिज्म, और बन गया पृथ्वी का जियोमैग्नेटिक फील्ड। आई होप दिस इज क्लियर। कितनों का डी आया? तो आप भैया बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आपको बधाई, मुझे बहुत खुशी है। जिनका गलत गया, कृपया खुद सोचिए गलती कहां हो रही है। और जिन महाआलसी, महाढीले लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तुम्हें श्राप मिलेगा बच्चा। प्यारे दोस्तों, तीसरा और अंतिम सवाल, क्वांटम फिजिक्स इज द फिजिक्स ऑफ। ये क्वांटम भौतिकी जो होता है, ये भैया कौन सा वाला भौतिक शास्त्र है? जल्दी बताइए। अब आप उत्तर दे सकते हैं, अब उत्तर देने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही श्राप की बात हुई, फटाफट लाइक्स बढ़ने लगे हैं। यस सर, जल्दी से बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो आगे बढ़े, बहुत काम करना है यार, आज 6 घंटे की क्लास है आज हमारी। क्वांटम फिजिक्स इज द फिजिक्स ऑफ ABCD। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। और ये आखिरी प्रश्न है आज का। 3 में से 3 जिनका स्कोर आया, इसका सही उत्तर है माइक्रो। एज यू नो वेरी वेल, तो वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू द एलिमेंट्री पार्टिकल्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर घुस रहे हैं, तो ये तो एब्सोल्यूट माइक्रो होगा। केमिकल बॉन्ड्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री और क्वांटम फिजिक्स बहुत अलग लेवल के हो जाते हैं। केमिकल बॉन्ड्स फिर भी काफी हद तक मैक्रो होता है। कितने बच्चों के तीनों सही गए? जल्दी कंफर्म करो। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल 3 राइट? वेरी गुड। जितने बच्चों के तीनों सही गए, आपके लिए हम ताली बजा रहे हैं। गुड बॉय, गुड गर्ल, आप बहुत आगे जाएंगे। बस बेटा, अभी सारी सीरीज अच्छे से अटेंड करनी है। यस और नो? तो ये हैं आज के हमारे सेशन के कॉन्सेप्ट्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता सिद्धांत, ब्लैक बॉडीज, डायनासोर आखिर क्यों मरे, लोनार लेक महाराष्ट्र, और उसके बाद 51 to 60। तैयार हो जाओ, कमर की पेटी बांध लो, प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। अब एक ने पूछा था कि सर प्लेन उड़ता क्यों है, चलिए आपको बता देता हूं। और प्लेन गिरता क्यों नहीं इतना भारी होने के बाद, फटाफट समझ लो बेटा, और अलग से नोट्स भी बना लेना। किसी भी विमान के उड़ने में 4 फोर्सेस एक साथ काम करते हैं। विमान का अपना वजन, द वेट ऑफ द प्लेन विल डेफिनेटली पुल इट डाउन, ग्रेविटी। उससे लड़ने के लिए उसका शेप ऐसा बनाया जाता है कि लिफ्ट जनरेट होती है, उछाल बल, द फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो एज लॉन्ग एज बॉयंसी इज मोर देन द वेट, प्लेन गिरेगा नहीं। और आगे से हवा टकराती है तो वो ड्रैग क्रिएट करती, पीछे की तरफ घर्षण होता है। उससे लड़ने के लिए इंजन फॉरवर्ड थ्रस्ट पैदा करता है। तो अब बेसिकली 4 चीजों का खेल चल रहा है। द थ्रस्ट हैज टू बी मोर देन द ड्रैग एंड द लिफ्ट हैज टू बी मोर देन द वेट। जब तक थ्रस्ट ड्रैग से ज्यादा है, जब तक लिफ्ट वेट से ज्यादा है, प्लेन आराम से चलता रहेगा। जहां ये इक्वेशन रिवर्स हुई कि प्लेन धड़ाम से नीचे आ जाएगा। बोइंग 737 मैक्स क्राइसिस याद कीजिए, उसमें थ्रस्ट ही जनरेट नहीं हो पाया और उसका एंगल ऐसा हो गया, तो लिफ्ट वेट से कम हो गया, बुड़ूम नीचे आ गया, बुलेट की तरह। बहुत भयानक होता है वो, लिटरली बुलेट के जैसे आता है प्लेन नीचे, और उसके बाद बचने की कोई संभावना नहीं। ये चारों बलों का आपको खेल समझ में आ गया। तो एक बार कमेंट थ्रेड में, लाइव चैट में रिपीट कर दीजिए कौन से 4 फोर्सेस किसी भी प्लेन के चलने के लिए जरूरी होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करें आज का काम। अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन। याद आ गया? 5G टेक, कार्बन डेटिंग, LSC, कोरोना वायरस जिसमें कोई करुणा ही नहीं है, लेकिन हमारे साबुन में भी कोई करुणा नहीं है, धो डालता है, लिपिड को धो डालता है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जियोमैग्नेटिज्म, क्वांटम फिजिक्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोराइट्स। तो अब जो बचा है वो ले लेते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता सिद्धांत। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सापेक्षता सिद्धांत में मैं आज क्या क्या पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से देखें। परीक्षा में पिछले साल सवाल भी आया था। एकदम बेसिक लेवल पर आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरल अंग्रेजी, सरल हिंदी में मैं आपको सापेक्षता सिद्धांत, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी दोनों पढ़ा दूंगा। इसके बाद आपको
ज्यादा और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यस और नो, जल्दी बताइए। अब साधना जी लिखती हैं कि मेरा भतीजा आपकी कॉपी कर रहा है। साधना जी उसको बोलिएगा जरा इसकी भी कॉपी करे। It is extremely important for young people of this nation to try to be educated so that if they are educated and literate enough, this country can then definitely prosper in the direction that the founder fathers had envisaged. And once we take that direction, then we will be able to solve a lot of structural problems of this country. For example, the lack of egalitarianism, the lack of gender equality, and so on and so forth. And this is the prime fundamental duty as per Article 51 for all of us. So let us go in that direction. उसको बोलिएगा इसकी भी नकल कीजिए और उससे वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। बधाई हो, करके दिखाएंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता सिद्धांत। प्यारे दोस्तों, आपकी मांग पर हमने हिंदी भी कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। यह जो सापेक्षता सिद्धांत होता है, यह बड़ा मजेदार सिद्धांत है। आखिर यह सिद्धांत क्या है, पहले सरल भाषा में समझ लीजिए और उसके बाद हम समझेंगे इसको बारीकी में घुस के। सरल भाषा में सबसे पहले सापेक्षता सिद्धांत। न्यूटन के समय ऐसा माना जाता रहा कि सब कुछ एब्सोल्यूट है। मैं यहां खड़ा हूं, आप वहां चल के जा रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये यूनिवर्स की रेफरेंस फ्रेम एब्सोल्यूट है। जो हो रहा है वही सत्य है, वो एब्सोल्यूट है। आपकी वेलोसिटी एब्सोल्यूट है, आपका एक्सीलरेशन एब्सोल्यूट है। जो घड़ी मैंने पहनी है, जो घड़ी आपने पहनी है, हम एक समान, एक साथ, एक जैसा समय देख रहे हैं। आपने वहां से दौड़ना शुरू किया, आप 10 सेकंड में पहुंचे, मेरी घड़ी में भी 10 सेकंड बचे। ये न्यूटन ने कहा। न्यूटन ने सही कहा, क्योंकि उस वक्त साइंस इतना एडवांस ही नहीं था कि वो माइक्रो लेवल पर देख पाता। लेकिन 500-600 सालों में सब कुछ बदल गया। और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन आए तो उन्होंने अपनी खोपड़ी में ये सोचा, कैन यू बिलीव इट, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल यंत्र नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सब कुछ इमेजिनेशन से क्रिएट किया, जो अगले 100 साल में वैज्ञानिकों ने दुनिया में एक्सपेरिमेंट कर करके पाया कि आइंस्टाइन की कही हुई 99% बातें सच थी। दैट इज द पावर ऑफ शेयर इमेजिनेशन। लेकिन विथ मैथमेटिक्स, बिना मैथ्स के नहीं कर सकते थे आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन न केवल फिजिसिस्ट थे, आइंस्टाइन बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। यस और नो, समझ में आ गया? प्यारे दोस्तों, केतन बोलते हैं कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप का कन्वर्सेशन बता दो। केतन बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई में ध्यान लगा ले, एग्जाम सर के ऊपर है। शी जिनपिंग चीटिंग करवाने नहीं आएगा उधर, कर दूंगा, चिंता मत करो। तो क्या आपको यह समझ में आया कि न्यूटन ने क्या किया? एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फंडा समझ में आ गया? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए। समझ में आया? अब प्यारे दोस्तों, इन ओल्ड क्लासिकल फिजिक्स आइजैक न्यूटन सॉ स्पेस एंड टाइम एज फिक्स्ड। ये पहली लाइन क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, हिंदी में सब कुछ है तो बेटा वो आखिरी बहाना भी खत्म हो गया आज तुम्हारा। इन द न्यू पिक्चर बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 थ्योरीज दी बेटा। स्पेशल रिलेटिविटी 1905 में, और उसके 10 साल बाद उनको समझ में आया कि मैंने इसमें ग्रेविटी और मास को तो जोड़ा ही नहीं है। फिर उन्होंने स्पेस टाइम की पूरी 4 डायमेंशनल अवधारणा बनाई, तो वो बनी जनरल रिलेटिविटी। वो भी पढ़ा दूंगा अभी 1915। पहले दोनों बिंदु समझ में आए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बेसिकली क्या कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेस XYZ, आपको XYZ एक्सिस का कॉन्सेप्ट पता है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन ज्योमेट्री में X और Y होता है। यह है X, यह है Y। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पढ़ा उनको पता है Z भी होता है। यह सब XYZ है। और टाइम अलग चीज है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा XYZ और टाइम ये जुड़े हुए हैं। तो स्पेस 4 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं, और ये मेलिएबल हैं, ये बदल भी जाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। तो पहाड़ के ऊपर रहोगे तो घड़ी अलग चलेगी पहाड़ के नीचे के सापेक्ष। अधिक स्पीड पे जाओगे तो घड़ी अलग स्पीड से चलेगी बजाय खड़े के। आपको समझ में आया? बस दैट इज रिलेटिविटी। अब गहराई से समझते हैं। अभी तक का पहले 2 बिंदु समझ में आ गए कि नहीं, ये बताओ। धीरे चल रहा हूं मैं, बिल्कुल स्पीड से नहीं जा रहा हूं, और इसीलिए स्लो स्पीड पर हूं क्योंकि यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो हम समय लेके चल रहे हैं। यस और नो? अभी तक समझ में आया आपको कि नहीं? एक बोलता है आपकी फेवरेट हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म बताना। हाँ बेटा, वही करने तो आया हूं मैं इधर वाईफाई यूपीएससी अकेडमी पर। तो प्यारे दोस्तों, स्पेशल रिलेटिविटी 1905, जनरल रिलेटिविटी 1915। यहां तक सब क्लियर है कि नहीं? अब आइए स्पेशल रिलेटिविटी जो पहले आई। इसमें 2 सिद्धांत हैं। पहला सापेक्षता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी।
दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंट स्पीड ऑफ लाइट। पहला है सापेक्षता सिद्धांत, दूसरा है लाइट स्पीड का इनवेरिएंट लाइट स्पीड का सिद्धांत, यानी प्रकाश की गति बदलती नहीं है यह सिद्धांत। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? अब क्योंकि यह काफी नया है इसलिए मैं धीरे धीरे ही चलूंगा, इसमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचाने वाले हम। अभी तक ये दोनों कॉन्सेप्ट के नाम समझ में आ गए कि नहीं, ये बताओ मुझे तो आप। चलिए, अगर ये आपको नाम समझ में आ गए तो अब हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। पॉइंट 1 आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखें। द लॉज ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लीजिए, भौतिकी के सिद्धांत समान होंगे अनलेस एंड अनटिल वो एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। इसको ऐसे याद रख लेना। दूसरा, किसी भी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हर किसी के लिए सेम होगी, भले ही लाइट का सोर्स तेजी से भाग रहा हो, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की अपर लिमिट फिक्स कर दी आइंस्टाइन ने। अब इस पर अगले 100 साल बहुत झगड़ा हुआ। साइंटिस्टों ने बोला कि यार ऐसा कैसे चेक करते हैं? एक बार भी लाइट्स की स्पीड दी गई स्पीड से ज्यादा नहीं निकली। तो अभी तक आइंस्टाइन सत्यवचन हुए। अब कल को कुछ हो जाए तो बात अलग है। तो ये पहले दोनों सिद्धांत अच्छे से समझ लीजिए। अब इसमें थोड़ा अंदर उतरेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, पूरा ध्यान लगाओ पढ़ने में। अभी the laws by which the states of physical systems undergo change are not affected whether these changes of states be referred to the one or the other of the two systems in uniform translatory motion relative to each other। एक सिस्टम ये जा रहा है, दूसरा सिस्टम ये जा रहा है, इसके अंदर भौतिकी के सिद्धांत जो ये देखेगा, इसके अंदर भौतिकी के सिद्धांत जो ये देखेगा, वो सेम होंगे। यह है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एज पर स्पेशल रिलेटिविटी। अपेक्षिकता सिद्धांत हिंदी में दे दिया है, आराम से पढ़ के समझ लेना। तो भले ही दोनों सिस्टम चल रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंट लाइट स्पीड, प्रकाश वेग निश्चरता सिद्धांत। लाइट इज ऑलवेज प्रोपोगेटेड इन वैक्यूम विद अ डेफिनेट वेलोसिटी c विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एमिटिंग बॉडी। तो जिस बॉडी से लाइट निकली अगर वो भी भयंकर तेज जा रहा है, लाइट की स्पीड पर कोई असर नहीं होगा, वो फिक्स हो चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो यहां तक की सरल बातें समझ में आई या नहीं, कंफर्म करो एक बार, तभी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने पिछले सेशन में कवर नहीं किया था, मुझे 10 मिनट चाहिए थे, इसलिए मैंने टाइम लिया। जल्दी कंफर्म करो अभी तक समझ में आया कि नहीं। क्षत्रिय सौरभ लिखते हैं वाराणसी में बारिश हो रही है। आप एक जगह बैठे हैं या चल रहे हैं? अगर आप एक जगह बैठे हैं तो भी बारिश है, चलते हुए देखेंगे तो भी बारिश ही होगी। प्यारे दोस्तों, तो यह है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट समझिए। दिक्काल, इसे हिंदी में दिक्काल कहते हैं। 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस x, y, z एंड द 1 डायमेंशन ऑफ टाइम। इन चारों को मिला दो, वो जो बीच का बिंदु है वहां आप खड़े हो, तो रोशनी पीछे कोन बना के आती है और आगे कोन बना के जाती है, और एक्स वाई जेड और टी वहां पे जुड़े हैं जहां आप खड़े हैं। इसको स्पेस टाइम का भौतिकी का सिद्धांत कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखना कि स्पेस टाइम किसी व्यक्ति के लिए ऐसा मेजर होता है। तो ये डबल कोन चल रहा है, पीछे से पास्ट है, आगे फ्यूचर है, और अभी जो आप हैं वो प्रेजेंट में है। टाइम डायलेशन, अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर हर परीक्षा में सवाल बनते हैं। समय फैलाव। 2 घड़ियां लीजिए और दोनों को एक ही घटना का ड्यूरेशन मापने के लिए लगा दीजिए। अब आपने 2 घड़ियां रखी, एक घड़ी को स्थिर रखा और एक घड़ी को आपका दोस्त लेके तेजी से भागता हुआ जा रहा है, और आप दोनों एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं। यदि एक दूसरे के सापेक्ष तेजी से चलती हुई घड़ी जाएगी, या दोनों जहां खड़ी हैं उनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दोनों घड़ियां अलग अलग टाइम मेजर करेंगी। कैन यू बिलीव इट? तो वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइंस्टीन की मौत के बाद बहुत समय बाद 2 घड़ियां ली गई, एटॉमिक क्लॉक्स, एक पृथ्वी पे रखी और एक ऊपर प्लेन में भेजी गई। और जब प्लेन पूरा चक्कर लगा के आया तो उस घड़ी में और पृथ्वी पे रखी घड़ी में बहुत छोटा सा अंतर मेजर हुआ। तो आइंस्टाइन ने ये अपने दिमाग से 1905 में पता कर लिया था कि बहुत तेजी से प्लेन में कोई घड़ी जाएगी और नीचे स्थिर,
तो वो दोनों का समय अलग होगा। कैन यू बिलीव इट? ये फिजिक्स और मैथ्स का कमाल है। या दोनों में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तेजी से चलती हुई घड़ियां हमेशा स्लो चलती हैं, बड़े पिंड के पास रखी घड़ियां हमेशा स्लो चलती हैं। मूविंग क्लॉक ऑलवेज टिक स्लोअर देन स्टेशनरी क्लॉक एंड अ क्लॉक क्लोज टू अ मैसिव बॉडी ऑलवेज टिक स्लोअर देन द वन फार अवे फ्रॉम द सेम मैसिव बॉडी। इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। क्या दोनों फंडे क्लियर हो गए? समय का फैलाव, बस यही बात है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये है टाइम डायलेशन। अब इसका आखिरी हिस्सा है जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन को 10 सालों में यह समझ में आया कि अभी तक उन्होंने बॉडी के मास को कनेक्ट नहीं किया था, तो उन्होंने 10 साल बाद जो सिद्धांत दिया वो था सापेक्षता का सिद्धांत, यानी सामान्य आपेक्षिकता। उन्होंने कहा कि जहां भी ग्रेविटी, मैटर, एनर्जी, मोमेंटम होगा वहां स्पेस टाइम मुड़ जाएगा। सूर्य के आसपास का स्पेस टाइम आप देख रहे हैं मुड़ा हुआ है, पृथ्वी के आसपास का मुड़ा, जहां भी है अपने वजन के हिसाब से वो उसको मोड़ देगा। तो इसका मतलब कि हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास सिर्फ गोल घूम नहीं रही है, वो एक कर्वेचर में भी घूम रही है। वो 4 डायमेंशनल खेल है भैया पूरा। दैट इज इट। और इस वजह से वार्पिंग हो गई है फैब्रिक में यूनिवर्स के, जिस वजह से समय के मेजरमेंट पे असर आता है। So a clock at the top of a mountain will tick faster compared to the clock on the ground. A clock in a fast moving plane will tick faster compared to the clock on the ground, जो कि स्पेशल रिलेटिविटी ने बोला था। This is all. इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप इतना एक बार अच्छे से देख लेना। और मैंने इसीलिए हिंदी में भी दे दिया है। जितने भी हिंदी भाषी छात्र हैं, जितने भी हिंदी में चाहते थे, आप खुश हैं या नहीं, कंफर्म कर देना एक बार। इसमें बहुत समय जाता बनाने में। ओके, 47 पर आइए। ब्लैक बॉडीज, कृष्णिका विकिरण। अब यह पढ़ाना क्यों जरूरी है? आप में से कुछ बच्चों ने यह इमेज कभी देखी होगी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। CMBR को कहते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था, उसके बाद के कुछ सालों के यूनिवर्स की हल्की सी आहट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR, जो कि टेलीस्कोप्स ने टेम्परेचर के डिफरेंस को मेजर करके यूनिवर्स में प्लॉट किया। इसको कहते हैं द फर्स्ट ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स एज इट वाज इनिशियली। यस और नो? प्यारे दोस्तों, PDF इत्यादि आपको अनअकैडमी के प्लस पोर्टल में मिलेंगे। आपका स्वागत है, वहां आप एनरोल करें, वहां टीम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। मैं इनके नियमों के हिसाब से चल रहा हूं, जैसे रूल सेट है मैं उस हिसाब से चल रहा हूं। अब आ जाइए ब्लैक बॉडीज पे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी ब्लैक बॉडी क्या होती है? एनी सरफेस विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऐसी सतह जिस पर गिरने वाली ऊर्जा को सोख लिया जाए, दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। तो अब अगर इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब होगी, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद आ रहा है, मैंने वो पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ाया था। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने क्यों पढ़ाया, आज आपको बहुत मजा आएगा जब हम हबल स्पेस टेलीस्कोप पे जाएंगे। हबल स्पेस टेलीस्कोप HST नासा की बहुत बड़ी विक्ट्री है। जैसे कि चंद्रा ऑब्जर्वेटरी है, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रा साहब के नाम पर है। कौन थे वो चंद्रा साहब, बताइएगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप जब हम पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ेगी। वो मैंने पिछले सेशन में पढ़ा दिया है। तो ये जो 100 कॉन्सेप्ट मैंने डिजाइन किए ना, ये ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, और ये 100 बहुत ढंग से कर लेना तो आगे के टॉपिक्स बहुत आसान होंगे। और वैसे भी ये तो अपने आप में पूरी थ्योरी है, इस पे तो सवाल सीधे बनते हैं। तो ब्लैक बॉडी क्या हुई दोस्तों? ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण क्या है? जहां एक बॉडी अपने पर गिरने वाली पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, मैं इसलिए पहले ही बता दिया, ये एकदम से समझ में आने वाली चीजें हैं भी नहीं। ये एक वार्निंग समझ लें, इसको आराम से बाद में 2-2 बार आप रिवीजन में पढ़िएगा, वैसे ही क्लियर होगा बेटा ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। आइंस्टाइन के समय तो किसी को भी समझ में नहीं आया था कि बंदा क्या बोल के निकल गया। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प स्टडी रेडिएशन फिनोमिना। अब एक कैविटी बनाइए, उसमें छोटा सा होल करें तो जो भी रेडिएशन अंदर जाएगा वो बाहर आएगा नहीं, इसलिए उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। और व्हाइट बॉडी इसका ठीक उल्टा होता है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसको समझो।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको पूरा पढ़ाया, उसमें से इंसान को क्या दिखता है? विजिबल लाइट, उसके आगे पीछे हमें कुछ भी नहीं दिखता। आप और मैं, हमारे अंदर जो एटम्स हैं ये तापमान पे है ना, ये एब्सोल्यूट जीरो पे तो नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? कोई भी एटम जहां एब्सोल्यूट जीरो से 1 केल्विन भी ऊपर आया तो वो ऑसिलेशन शुरू कर देता है। हमारे पूरे शरीर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑसिलेशन में है, तो ये हीट छोड़ रहे हैं। यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी जीवित वस्तु, कोई भी निर्जीव वस्तु जो एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है, उसमें से हीट निकल रही है। वो हीट या तो दिख सकती है या तो वो नहीं दिख सकती है। जो दिखेगी वो विजिबल लाइट हो जाएगी, जो नहीं दिखेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहीं और होगी, डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये समझ में आ गया? बहुत बड़ी चीज है। पहला बिंदु, थर्मल रेडिएशन, ईएम रेडिएशन जनरेटेड बाय थर्मल मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। आप में, हम में मौजूद हर एटम, हर मॉलिक्यूल जो एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है वो ऑसिलेशन करता है, और वो ऑसिलेशन जब करता है तो वो हीट छोड़ता है -273 केल्विन के ऊपर। यस और नो? या वो -373 केल्विन तो नहीं है। ऑल मैटर विद अ टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो एमिट थर्मल रेडिएशन। तो आप और हम लगातार, थर्मल स्कैनर वही होता है ना दोस्तों। कितनों ने प्रीडेटर मूवी देखी थी? अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की प्रीडेटर 1 और प्रीडेटर 2 दो मूवीज आई थी। प्रीडेटर 1 बहुत प्यारी मूवी है, प्रीडेटर 2 में तो वायलेंस बहुत ज्यादा थी। प्रीडेटर 1 बहुत अच्छी मूवी है। उसमें वो जो एलियन आता है दूसरी दुनिया से, वो थर्मल स्कैनिंग से देखता है ना सब कुछ, क्योंकि उसकी आंखों को विजिबल लाइट नहीं दिखती है, तो वो इंफ्रारेड में, अल्ट्रावायलेट में देखता है। तो जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझा है वो प्रीडेटर मूवी में भी फिजिक्स ढूंढ लेगा। यस और नो? इसका रिवर्स भी है। सारा नॉर्मल मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता रहता है। ग्रेफाइट उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हालांकि ग्रेफाइट 95% तक ही एब्जॉर्ब करता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडीज होती नहीं है। और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। बस आप इतना ध्यान रखना। और ये वो चित्र है जिसने तहलका मचा दिया था। स्पेस में मौजूद टेलीस्कोप्स ने पूरे ब्रह्मांड के ओरिजिनल टेम्परेचर डिफरेंसेस मेजर करके बताया कि जब बिग बैंग हुआ उसके कुछ वर्षों के बाद, मतलब कुछ करोड़ वर्षों के बाद, यूनिवर्स ऐसा था। दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ यूनिवर्स 13.5 बिलियन ईयर्स अगो। कैसे आया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेजरमेंट, टेम्परेचर डिफरेंस मेजरमेंट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बस इतना ध्यान रख लो। तो यह है भैया भौतिकी, साइंस, टेक्नोलॉजी। मजा आया? बेसिक लेवल पे समझ में आ गया? तो सबसे हैवी चीजें मैंने सबसे पहले ले ली। अब आएंगे धूम धड़ाके वाली चीजों पे। बुड़ुम बुड़ुम। तो आ गया भैया मीटियोराइट नीचे। अब आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, ये सारे डायनासोर्स जो एक्सटिंक्ट हुए, ये पता कैसे चला? ये पता ऐसे चला कि जब वैज्ञानिकों ने जमीन खोदना शुरू की, समुद्र में खोदना शुरू किया, पर्वतों को छील छील के खोदना शुरू किया, पूरी दुनिया में एक ऐसी मिट्टी की सतह मिली जिसमें इरिडियम 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 भरा पड़ा था। पृथ्वी पे उतना इरिडियम होता ही नहीं है। अब वो पूरी दुनिया में मिल रहा है। इरिडियम होता है एस्टेरॉइड्स में। तो वैज्ञानिकों ने बोला, अरे बेटा, ये 6.5 करोड़ साल, डेटिंग हो गई थी उसकी, तो ये 6.5 करोड़ साल पहले की लेयर बनी, मतलब एक एस्टेरॉइड आया था। और फिर मेक्सिको के युकेटन पेनिनसुला में एक इतना बड़ा गड्ढा मिला जो क्रेटर था, जिसे चिकजुलूप क्रेटर कहते हैं, कि वो दोनों चीजें जुड़ गई और ये पता चला कि ये सारे बड़े बड़े डायनासोर एक शीत युग में समाप्त हो गए। भाई उस गड्ढे में उस वक्त जो खड़े थे डायनासोर, वो तो वहीं मारे गए। उससे जो आग निकली उससे बाकी के लोग मारे गए, लेकिन जो धुआं आया और पृथ्वी ठंडी हो गई उसमें बचे कुचे सारे खत्म, क्योंकि फोटोसिंथेसिस खत्म तो हर्बीवोर खत्म तो कार्निवोर खत्म। कितनों को पूरी कहानी समझ में आई। लेकिन इसका भारत के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। पता है क्या? कौन बताएगा मुझे? कितने लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं? आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। डेक्कन में लावा ट्रैप्स है ना, ट्रैप्स है ना, स्टेप्स। तो वहां पे पूरे वो लावा के ऐसे पठार बने हुए ना, डेक्कन का लावा का पठार भारत की ज्योग्राफी का सबसे बड़ा हिस्सा है वो। ऐसा कहते हैं कि जब ये मीटियोराइट वहां गिरा जाकर
उसने ऐसी सीस्मिक तरंगे छोड़ी कि तब भारत की प्लेट चलते हुए आ रही थी ऊपर लॉरेशिया से टकराने, रीयूनियन आइलैंड से वॉल्केनिक इरप्शन हुए जो पूरे डेक्कन के लावा, ये दोनों इवेंट्स कनेक्टेड हैं। अब इस पे ओपिनियन डिवाइडेड हो सकती है, कई वैज्ञानिक कहते हैं शायद ऐसा नहीं है, कई कहते हैं कि ऐसा है। पूरी कहानी में मजा आया, समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो। मजा आया? करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? अरे सैंडी सर के बोलने पे तो करके दिखा दो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। लेकिन यह गाना डायनासोर्स के लिए बेकार हो गया, सारे मारे गए। तो प्यारे दोस्तों, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें एक बार देख लो। पूरा आपको यहां एनिमेशन भी दिखा दूंगा इसका कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और ये भाग रहा है टिरानोसॉरस देख कि अरे मैया मोरी, मौत आ गई, भागो। अब वो पता नहीं उसकी भाषा क्या रहती होगी उस वक्त की, लेकिन बेसिकली वो यही कह रहा था। और ये चिकजुलूप क्रेटर से उस वक्त भारत ऊपर की तरफ आ रहा था, तो डेक्कन के लावा ट्रैप बने होंगे, ऐसी एक थ्योरी है। फिर दूसरी थ्योरी है कि नहीं, उसके पास में एक शिवा क्रेटर था, वहां दूसरा एस्टेरॉइड आया था। अब ये किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ। और इसी के साथ हम लोनार झील भी देख लेंगे। ये दोनों चीजें जुड़ी हैं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है और ये सब एग्जाम का हिस्सा है भैया, ध्यान रखना। Dinosaurs dominated the planet Earth for crores of years. They have been one of the most successful species ever. करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर डायनासोरों का साम्राज्य रहा। हर साइज, हर शेप, हर रंग, हर आकार के डायनासोर थे। समझ में आया आपको? एक भी इकोलॉजिकल नीश ऐसी नहीं थी जिसमें छोटा, बड़ा, रंग बिरंगा, हिंसक, शांत डायनासोर नहीं हो। और तब बाकी की सारी स्पीशीज या तो थी ही नहीं या छुपी हुई थी। तो हमारे पूर्वज, आपके और मेरे, वी आर मैमल्स, स्तनपायी जीव। हमारा एक मेटाबॉलिज्म है। ये रेप्टाइल से, इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, चयापचय की प्रक्रिया नहीं होती, मालूम है ना। हम अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ये लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो जब सब ठंडा पड़ गया तो ये मारे गए ठंड में। इंसान होते तो हम जी जाते, क्योंकि हम टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं खाने की इनपुट से। इनमें वो सिस्टम नहीं होता है। क्रोकोडाइल को धूप में बैठना पड़ता है, नहीं तो वो जम जाएंगे। बहुत देर धूप में बैठेंगे तो जल जाएंगे। ये बेसिक लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म है। अब एक ऐसा इकोलॉजिकल नीश नहीं था जिसमें डायनासोर घुस के नहीं बैठे थे। तो हमारे पहले पूर्वज थे श्रूज, छोटे छोटे चूहे। जैसे ही डायनासोर मरे वो सब बाहर आए, और आज मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे, नहीं तो यहां एक श्रू होता, वहां एक श्रू होता, या डायनासोर होते वो बेटर है। प्यारे दोस्तों, एक एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, यानी एक विलुप्तीकरण घटना। याद रखना, पृथ्वी के इतिहास में ऐसे अनेकों एक्सटिंक्शन इवेंट हुए हैं जिस वक्त 99% स्पीसीज मारी गई। विलुप्त होने की घटना के बाद डायनासोर साफ हो गए, सिर्फ टर्टल्स बच गए, टॉर्टोइजेस बच गए, क्रोकोडाइल्स बच गए, स्नेक्स बच गए। ऐसे केवल कुछ रेप्टाइल्स बचे जो बहुत सफल हुए हैं। क्रोकोडाइल्स आर अ मार्वल ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन बाकी के सारे साफ हो गए। यहां तक के बिंदु समझ में आए। इस घटना को क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। ध्यान से नोट कर लेना, केपीजी। ऐसे 5 से 6 विलुप्तीकरण की घटनाओं को वैज्ञानिकों में जमीन में खोद खोद कर डेटिंग प्रक्रिया से ढूंढा है कि जब उस वक्त मौजूद सारी स्पीशीज ही खत्म हो गई थी। और यह हुआ 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, यानी 66 मिलियन ईयर। 1 मिलियन कितना होता है बेटा? 1 मिलियन इज हाउ मेनी लैक्स? जल्दी बताओ। आपको हिंदी से लाभ हो रहा है कि नहीं बताओ? शब्दशः कर दिया ट्रांसलेशन। और इस वक्त मीजोजोइक युग का अंत हो गया, सीनोजोइक युग की शुरुआत हुई, और वही युग आज है। दिस इज द सेनोजोइक एज। पृथ्वी का 450 करोड़ साल का इतिहास अलग 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 इयॉन्स में, एजेस में, इसमें बांटा जाता है। वो अपने आप में पूरा चैप्टर है, वो हम सही समय पर कभी पढ़ेंगे। वैसे वो ज्योग्राफी और जियोलॉजी का हिस्सा है। केपीजी इवेंट में एक थिन लेयर ऑफ सेडिमेंट मिली, केपीजी बाउंड्री पूरी पृथ्वी पर मिली है वो। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये थिन बाउंड्री ये बनी कैसे? उसमें इरिडियम बहुत था। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि क्योंकि पृथ्वी के क्रस्ट में, भूपर्पटी में, पपड़ी में इरिडियम नहीं होता है, तो ये आया कहां से? मतलब ये एस्टेरॉइड से आया। तो अब आप सोचो, एक 10-12 किलोमीटर, बहुत ही बड़ा था, 10-12 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड आता, बूम, उसमें से सारा इरिडियम निकलता बाहर,
और वो सब तरफ फैलता है, और जहां गिरता है वहां से तो शॉक वेव्स पैदा होती हैं, सुनामीज पैदा होती हैं, और उसके बाद धूल और धुआं, और ये इनके पास मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको डायनासोर के विलुप्तीकरण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन केपीजी आपको पहले नहीं पता होगा, क्रिटेशियस पेलोजीन आज आपको मालूम चल गया, बस ये इंपॉर्टेंट था। वैज्ञानिक मानते हैं कि मेक्सिको में आप देख रहे हैं, मेक्सिको की खाड़ी जो है वहां पर यह हुआ था, 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड आके टकरा गया, लेकिन उसके बाद जो ठंड का सीजन हजारों सालों के लिए आया वो बहुत भयंकर था। देखिए, दुनिया में 2 तरह से प्राइमरी फूड मिलता है। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हर्बीवोर्स को मिलता है। समुद्र की पूरी सतह पर प्लैंकटन छाया हुआ है, अरबों अरबों प्लैंकटन, छोटे छोटे जीव, वो उससे भोजन बनता है। उनको ब्लू व्हेल पूरा मुंह खोल के ऐसे चलती है तो कई टन प्लैंकटन अंदर जाता है, और फिर वो झिल्ली से बाहर आ जाता है पानी, और प्लैंकटन पेट में चला जाता है। उनके भोजन की प्रक्रिया ये होती है। अब अगर फोटोसिंथेसिस और बंद हो गया प्लांट और प्लैंकटन में, तो खाना ही नहीं बचा हर्बीवोर्स के लिए, तो कार्निवोर क्या खाते? अब ये पहले थ्योरी थी, लेकिन थ्योरी सिद्ध कैसे हुई? थ्योरी तब सिद्ध हुई प्यारे दोस्तों, जब चिकजुलू क्रेटर गल्फ ऑफ मेक्सिको के युकेटैन पेनिनसुला में मिला। यस और नो, यस और नो, यस और नो, समझ में आ गया? तो फिर तो यह साबित हो गया। और यह था वो क्रेटर। कैसे बना? वो एस्टेरॉयड आके टकरा चुका है 15 किलोमीटर चौड़ा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ वो आपके सामने है। और ये वहां आज वैज्ञानिकों ने फिजिकली प्रूव कर दिया, जैसे कि लोनार लेक बुल्ढाना महाराष्ट्र में प्रूव किया है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब वो बुल्ढाना वाला तो बहुत ही यंग है, केवल कुछ 10,000 साल पुराना है, ये तो 6.5 करोड़ साल पुराना है। तो वो एस्टेरॉयड आया, शॉकवेव बनी, इजेक्टा बाहर निकला, मेल्ट हो गया सब कुछ बीच में, इजेक्टा और मेल्ट, मटेरियल फ्लो, शॉकवेव, इसका शेप बदलना शुरू, बीच में से ऊपर अपलिफ्ट शुरू हुआ, और ये धीरे धीरे कोलैप्स होगा खुद के ऊपर। सेंट्रल अपलिफ्ट, ओवरशूट स्टेबिलिटी, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। यह है पूरा का पूरा चिकजुलू क्रेटर, युकेटन पेनिनसुला, मेक्सिको की कहानी। समझ में आ गया भैया? यस और नो? तो ये डायनासोर्स को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि हमारी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। तो क्या ये कल हो सकता है सुबह? बिल्कुल हो सकता है। वैज्ञानिक अब तो अपने पूरे टेलीस्कोप से नजर रखे हुए हैं, लेकिन देयर इज नो गारंटी दैट यू विल बी एबल टू स्पॉट 100% ऑफ द एस्टेरॉइड्स कमिंग टू अर्थ। इट्स हाईली पॉसिबल दैट टुमारो मॉर्निंग यू कुड हैव एन एस्टेरॉइड व्हिच कैन टोटली डिमोलिश अस। कल सुबह। तो अगर ऐसा होता है तो एकदम पास आने के बाद ही पता चलेगा, और अगर वैसा होता है तो भाई ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, फॉर टुमारो वी डाई। खुश रहो क्योंकि कल मौत हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, खैर ऐसा तो नहीं होगा अभी आपको एग्जाम तो देनी है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, तो पढ़ाई कर लो जरा ढंग से। सो दिस इज चिकजुलू क्रेटर, युकेटैन पेनिनसुला, मेक्सिको। उम्मीद करता हूं आपको यह थ्योरी भी बहुत अच्छी लगी कि वहां जो झटका आया उस वक्त भारत मेडागास्कर से टूटकर लॉरेशिया की तरफ चल रहा था। रीयूनियन आइलैंड जो अभी है हिंद महासागर में, वहां वॉल्केनिक इरप्शन 30,000 साल के लिए शुरू हुआ, जिससे डेक्कन के पूरे ट्रैप्स बने। अब ये एक डिबेटेड थ्योरी है, लेकिन आप देखिए क्या मजेदार थ्योरी है। पूरे डेक्कन का वो जो लावा का फ्लो है वो आया इस वजह से, उसका प्राइमरी मोटिवेटर वो था। अब आ जाते हैं लोनार लेक महाराष्ट्र पे। कितनों को ये डायनासोर्स की कहानी में मजा आया? तो भैया डायनासोर्स की कोई 2-3 स्पीसीज के नाम बता दो। टिरानोसोरस रेक्स तो सबको पता है, उसके अलावा 2-3 अलग अलग स्पीसीज जो डायनासोर्स की थी नाम बताओ। और दुनिया के पहले पक्षी डायनासोर में से निकले थे। क्या नाम था दुनिया के पहले उड़ने वाले डायनासोर का? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वो कौन सा था जिससे आज के सारे पक्षी निकले हुए हैं? एवियन स्पीसीज आर अ रिमार्केबल स्पीसीज। दुनिया भर के जो बर्ड्स हैं, अगर उनको ढंग से स्टडी किया जाए तो यू विल बी शॉक्ड टू सी द काइंड ऑफ एवोल्यूशनरी मिरेकल दे आर। बट एनीवे, लोनार लेक महाराष्ट्र पर आ जाओ। ये उसका चित्र है। पहला चित्र ऊपर से लिया हुआ है, दूसरा चित्र साइड से लिया हुआ है। ये कैसे बना? बहुत बड़ा मीटेराइट आके बड़ुम टकराया। सोचिए क्या मिरेकुलस दिन रहा होगा जिस दिन ये हुआ। आसपास के सारे जीव जंतु और यहां तक कि इंसान भी, उनके साथ क्या हो गया होगा ये सोचो जरा। लोनार लेक जो कि दुनिया में केवल 4 हाइपर वेलोसिटी इंपैक्ट क्रेटर में से एक है।
अति तीव्र गति के टक्कर से बने हुए क्रेटरों में से एक महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, बाकी 3 दक्षिणी ब्राजील में है। एक एस्टेरॉइड के आके टकराने से यह बना था, समझ में आया आपको? एक शुद्ध ग्रह आके टकरा गया था और इसकी उम्र 35 से 50 हजार साल बताई जाती है, लेकिन उसको लेके कुछ डिबेट है। मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं डेक्कन प्लेटो में है, 1200 मीटर ये डायमीटर है इसका और 137 मीटर गहरी है। समझ में आ गया दोस्तों? और इसका पानी क्षारीय और खारा दोनों है, एल्कलाइन एज वेल एज सैलाइन। तो इस पर काफी स्टडी पिछले 50 साल में हुई है, लेकिन उसका मोटा मोटा सार जो है वो मैंने आपको बता दिया। इतना याद रख लेना, काम आएगा। दिस इज ऑल। अब चलते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप पर। प्यारे दोस्तों, मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं? ये सवाल तो परमानेंट है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और कमेंट में करके दिखाना जरूर नहीं दूंगा। प्यारे दोस्तों, ये बताइए, पृथ्वी से वैज्ञानिक जो कुछ पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताइए? बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हमेशा पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं। क्यों? जल्दी बताइए। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद स्टडीइंग द यूनिवर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ? जल्दी बताइए, कौन सी बड़ी समस्या आती है जब पृथ्वी से आप ब्रह्मांड की स्टडी करने निकलते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे भैया, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वो सब गंदगी मचा देता है। तो अगर आप अंतरिक्ष में ही एक टेलीस्कोप छोड़ दे, नासा ने 4 छोड़े, HST कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, याद रखना, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर, और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। और ये 4 क्यों छोड़े? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग हिस्सों पे फोकस करने के लिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मौजूद है और आप जिस पे फोकस करोगे आपको तो वही दिखेगा, तो दूसरा दिख ही नहीं रहा है। तो इन्होंने अलग अलग हिस्से उठा लिए कि भाई यहां से क्या मिलेगा, यहां से, और उससे पूरे यूनिवर्स की इमेज बन रही है। और हबल हैज बीन अ रेवोल्यूशन। इसने जो चित्र दिए हैं वो पृथ्वी से नहीं आ सकते थे। फंडा समझ में आ गया कि नहीं? हबल इज अ रेवोल्यूशनरी स्पेस टेलीस्कोप जिसने मानवता का ब्रह्मांड का चित्र पूरी तरह से बदल के रख दिया। पहला पॉइंट पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। समझ में आ रहा है? उद्धव चंद ने बहुत प्यारे प्यारे खरगोश बिठा दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली बार इमोजी में खरगोश आए हैं। खरगोश बड़े प्यारे जीव होते हैं, बड़े शांति प्रिय जीव होते हैं, गाजर कुतरते रहते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, लेकिन वो फिर वाइल्ड फॉक्सेस के लिए, वाइल्ड डॉग्स के लिए, बाकी सब के लिए बहुत प्यारा आहार भी बनते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला बिंदु क्लियर है या नहीं? इसको लो अर्थ ऑर्बिट में डाला गया था 1990 में और ये अभी तक अलाइव है। 2 सैटेलाइट्स अभी तक अलाइव हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप और दूसरा है प्यारे साथियों चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटोरी, CGRO। बाकी दोनों बंद हो चुके हैं। CGRO और SST बंद हो चुके हैं, उनकी अपनी लाइफ हो गई। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये 2 अभी लाइव हैं। एडविन हबल के नाम पर है, सबसे सफल प्रोजेक्ट नासा का उसमें से एक। इसमें 2.4 मीटर रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है जिसपे से लाइट इकट्ठा होती है, जिसपे से एनालिसिस होता है, जिसपे से डेटा जमीन पर आता है, जिसपे से साइंटिस्ट इमेज बनाते हैं। अल्ट्रावायलेट विजिबल नियर इंफ्रारेड रीजन EM स्पेक्ट्रम का देखता है। अब आपको हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ाया? जब मैंने कोर्स पूरा डिजाइन किया तो जब कॉन्सेप्ट बना रहा था तो पहले EM स्पेक्ट्रम पढ़ाया, उसके बाद हबल लाया, क्योंकि ये मैं तब नहीं पढ़ा सकता जब तक ये नहीं पढ़ाया। तो आप कृपया कनेक्टिंग द डॉट्स कीजिए दिमाग में और एक चीज को दूसरे से जोड़ जोड़ के देखिए। जब तक ये हमारे पहले 100 कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा SNT में कि आपके माँ बाप बोलेंगे, माताजी पिताजी बोलेंगे, डैडी मम्मी बोलेंगे, मेरा बच्चा तो बिल्कुल बदल गया है रे, मेरी बेटी तो बिल्कुल बदल गई, तो वैज्ञानिक ही बन चुकी है। आहा, हमारे परिवार में आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ, बेटा बेटी नाम रोशन कर देना रे। हो जाएगा, देख लेना। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल और नियर इंफ्रारेड रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये देखता है। तो अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? देख लो, अब मुझे खुद बताओ कि कौन से रीजन की बात कर रहा हूं। मेजर करके बता सकते हो ना? इसीलिए EM स्पेक्ट्रम पहले पढ़ाया था। और ये EM स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? ब्रह्मांड का कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो एब्सोल्यूट 0 से जरा सा भी ऊपर है वो हीट छोड़ता है, क्योंकि एटम ऑसिलेट होते हैं। बस खत्म, दैट्स इट। तो EM स्पेक्ट्रम इज एवरीथिंग देयर इज इन द यूनिवर्स, नॉट एट एब्सोल्यूट 0। इससे सरल भाषा में समझाया नहीं जा सकता है। तो अब आपको HST का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
HST ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें पता करने में मदद की है, इंक्लूडिंग हमारे यूनिवर्स के एक्सपांशन की स्पीड भी। सोचिए, यूनिवर्स यानी स्पेस ही एक्सपैंड हो रहा है। क्या माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये चारों ऑब्जर्वेटरीज के नाम बता दिए, चारों के नाम नोट कर लेना। इनमें से 2 अभी जिंदा हैं और 2 गुड बाय करके टाटा बाय बाय कर चुके हैं। तो क्या होता है जब गुड बाय हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या सूर्य की तरफ निकल देते हैं, बोर हो गए, थक के जाओ, सूर्य में जल के राख हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, री एंट्री हो जाती है। व्हाट डू वी मीन बाय री एंट्री? कौन बताएगा? बहुत खतरनाक होती है री एंट्री। आगे चलते हैं, वर्म होल्स एंड दी कॉन्टैक्ट मूवी। प्यारे दोस्तों, विज्ञान कठिन चीज है, लेकिन इस कठिन चीज में अगर हम थोड़ी सी रोमांटिक बातें कर लें तो क्या दिक्कत है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आप इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, नेहा कजानिया कहती कि मेरे पापा भी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके पापा को हमारा नमस्ते बोलिएगा। और अगर हम उनको बहुत बोर कर रहे हैं तो उसके लिए हम उनसे माफी चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें तो एग्जाम के लिए पढ़ाना है भाई। तो आपने वो MDH वाले बाबा जी देखे हैं ना? मुझे वो MDH वाले बाबा जी बहुत पसंद है। क्या जोश है इंसान में यार। 80+ में आप इतने शिद्दत से कंपनी चला रहे, तो MDH वाले बाबा जी की जय हो लिख देना। और उनकी जो बोलने की शैली मुझे इतनी पसंद है, ये तो मेरे नतीजा है। आप बढ़िया बोलते हैं। उस उम्र में तो हमारे सारे दांत भी गिर जाएंगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटेगा। इसलिए मैं उनसे बहुत मोटिवेटेड हूं। ये तो मेरे का नतीजा है। क्या बोला मैंने, बताओगे? मैंने समझ लिया था उन्होंने क्या बोला। वर्म होल्स एंड कॉन्टैक्ट मूवी। प्यारे दोस्तों, एक बहुत शानदार मूवी आई थी कॉन्टैक्ट, जिसमें एलियन स्पीसीज एक डिजाइन भेजती है मशीन की, और मानव वो मशीन बनाता है, और उसमें इस एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है, इस साइंटिस्ट को भेजा जाता है। और जैसे ही वो मशीन शुरू होती है, ये साइंटिस्ट उस मशीन में गिरती है वर्म होल्स में, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वर्म होल्स पार करते 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 कुछ मिनट में वो एक दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है। वर्म होल्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। किसी को पता नहीं है एग्जिस्ट करते कि नहीं, थ्योरी में है, प्रैक्टिस में किसी ने नहीं देखा। Wormholes are imaginary structures which connect two very different points of the universe. So if you enter a wormhole, you will come out after a few seconds, few minutes, few hours in a totally different. तो आप billions of light year जा सकते हो wormhole के जरिए, ऐसा विज्ञान बोलता है। आज तक किसी ने किया नहीं है, शायद 1000 साल में कोई कर भी नहीं पाएगा, लेकिन थ्योरी कहती है कि यह संभव है। इसलिए यह इतना जबरदस्त एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। A wormhole is an imaginary structure connecting different points in space time। तो परीक्षा में अगर wormhole पूछ लिया तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत कुछ पूछा जा रहा है। इसका तकनीकी नाम जो फिजिक्स से आया उसका नाम है आइंस्टाइन रोजन, 2 वैज्ञानिकों के नाम पर है, ब्रिज। और जब फिजिक्स में वो इक्वेशन इन लोगों ने सॉल्व की तो उनको पता चला कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल तो एक टनल है, ये इसीलिए मैंने ये इमेज लाई। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको वॉर ऑफ द वर्ल्ड मूवी बोलने के लिए, देखने के लिए बोला था, आपने देखी नहीं? देख पाए? जब भी समय। एक दूसरी मूवी आज दे रहा हूं, कॉन्टैक्ट। इट इज अ रिमार्केबल मूवी। और उस मूवी में ये जो यात्रा करके जाती हैं और वहां जो उनका डिस्कशन होता है एलियंस के साथ, अनबिलीवेबल। इतनी वैज्ञानिक मूवी है कि आपको लगेगा यार ये हो सकता है। जब भी समय मिले आपकी टू डू लिस्ट में ये सब लिख के रखो। मेरे कोर्स में मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अरे सर, सिलेबस के लिए पढ़ा दो, फालतू लेफ्ट राइट मत करो। एक तो टाइम है नहीं, सर पे एग्जाम है, ऊपर से ये मूवी देखो ना वो मूवी देखो। आपके पास टाइम होगा, हमारे पास कोई टाइम नहीं है, काम की बातें किया करो। ओके, तो प्यारे दोस्तों, some say that a wormhole is a tunnel with 2 ends that separate points in space time। तो हम लिटरली यहां से वहां कूद के जाएंगे। साइंस के हिसाब से, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से वर्म होल हो सकते हैं। किसी को नहीं पता कहां है, किसी ने देखे नहीं, लेकिन शायद वो होंगे। तो यह है कहानी। ये बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम बता दीजिए जल्दी से। हु इज दिस हॉलीवुड एक्ट्रेस? वेरी फेमस एक्ट्रेस, नाम बताइए। इनकी दूसरी मूवीज भी बहुत सक्सेसफुल रही हैं, और कॉन्टैक्ट मूवी तो बहुत शानदार थी। किसी ने देखी है ये मूवी? तो प्यारे दोस्तों, ये है वर्म होल। बस ये पढ़ाई पूरी। क्रायोजेनिक इंजन पर आ जाओ। याद कीजिए, मैंने आपको फ्यूएल फॉर रॉकेट्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, याद आया? किस किस प्रकार के ईंधन होते हैं रॉकेटों में, बताइए? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप गैस लें और उसको पूरा लिक्विफाई कर दें और एकदम कम टेम्परेचर पर रखें, उससे जो एफिशिएंसी आती है वो सॉलिड और नॉर्मल लिक्विड से ज्यादा होती है। ये सब हमने पहले बात कर लिए। तो आज हमें इसरो की तारीफ में बहुत कुछ कहना है। आइए इसरो की तारीफ करना शुरू की जाए। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इसरो बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो यहां पे चांद और जुल्फें, ये सब तकनीक है।
क्रायोजेनिक इंजन पर आ जाइए। क्या है ये क्रायोजेनिक इंजन, किस तरह से चलता है ये क्रायोजेनिक इंजन? एक रॉकेट को फ्यूल और ऑक्सीडाइजर चाहिए, ये मैंने पढ़ा दिया कि नहीं, जल्दी बताओ। रॉकेट को हजारों टन वजन ऊपर उठाने के लिए ईंधन चाहिए, ऑक्सीडाइजर चाहिए। पुराने सेशन सारे मेरी प्लेलिस्ट में वाईफाई यूपीएससी एंड एकेडमी चैनल पर उपलब्ध है, बेटा देखो तो सही। वहां देखोगे तो सब चीजें कनेक्ट होंगी ना। मैंने आपसे पहले कहा सेशन 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए आओ, भले ही आप बाद में आओ, पहले के सेशन रिवाइज तो करो। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैसियस हो सकते हैं, ठोस, तरल, गैसीय। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की परिभाषा देख लो। इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है, दोनों के दोनों लिक्विफाइड गैसेस होती हैं, बहुत कम तापमान पर रखी जाती हैं, और ये जबरदस्त कुशल इंजन होता है। यस और नो? इसरो ने अपने दम पर क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। इसरो को किसी के लिए धवल जानी बोलते हैं, क्या हो रहा है यहां? अरे गजब पढ़ाई हो रही है बेटा। इसरो को किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं थी, इसरो ने खुद ये इंजन बना लिया, क्योंकि अमेरिका ने, प्यारे दोस्तों, पोखरण 2 के बाद सैंक्शंस लगा दिए और रूस को भी मना कर दिया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बेचने से। तो भारत ने कहा हटा सावन की घटा, हम खुद ही बना लेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इसरो जिंदाबाद, ये लिखना कंपलसरी है। भारत के 4-5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने भारत का नाम सच्चे अर्थों में रोशन किया है, उसमें इसरो टॉप 5 में आएगा। तो फटाफट लिख दीजिए इसरो जिंदाबाद, कंपलसरी है, उसके बिना आगे नहीं जाएगी गाड़ी। तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ क्रायोजेनिक इंजन? सबसे पहले सैटर्न रॉकेट जो जॉन एफ कैनेडी की प्रेरणा से बना था और जिसपे चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे, वो भी क्रायोजेनिक इंजन के साथ ही गया था। यस और नो? समझ में आया? याद रखना, हाई परफॉर्मेंस अपर स्टेजेस और बूस्टर्स के लिए जरूरी है। तो अब आप बोलेंगे ये अपर स्टेज क्या होता है? वो भीम का रॉकेट आपको जाता हुआ दिख रहा है, ये जो भीम का रॉकेट जाता दिख रहा है, इसमें नीचे की स्टेजेस के बाद जो ऊपर की स्टेज होती है उसमें क्रायोजेनिक लगाते हैं, जहां मैक्सिमम बूस्ट की जरूरत होती है। यह है वो इंजन। ये ब्लीडिंग एज ऑफ रॉकेट साइंस है। पहले बनाया था CE 7.5, आज का GSLV Mark 3 रॉकेट, जो सबसे बड़ा रॉकेट है भारत का, उसमें लगा है CE-20, जिसका नाम है C-25। इसका टेक्निकल नाम है CE-20 क्रायोजेनिक और उसको बोलते हैं C-25। ये इस रॉकेट में GSLV Mark 3 D1 में लगा हुआ है, जिसको फैट बॉय रॉकेट भी कहते हैं, क्योंकि उसका आकार उतना बड़ा है, जिसने 3,2500 किलो का GSAT-19 सैटेलाइट ऊपर भेजा था। समझ में आया? यह है क्रायोजेनिक इंजन की पूरी कहानी। दुनिया में भारत के अलावा केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के पास क्रायोजेनिक इंजन है। सो इंडिया इज वन ऑफ द ओनली 6 कंट्रीज विद क्रायोजेनिक इंजन। इट इज दैट डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी टू मास्टर एंड इंडिया हैज मास्टर्ड इट। इसरो जिंदाबाद। ये ऐसे संस्थान हैं जो भारत देश के संस्थापकों ने 1950-60 से बनाने शुरू किए थे। इसको विजन कहते हैं। तो आज वो पूरे पके हुए फल भारतीयों को मिल रहे हैं। समझ में आ गया? आई होप क्रायोजेनिक इंजन इज टोटली क्लियर। तो मैक्सिमम थ्रस्ट एंड पावर एट दी अपर स्टेजेस के लिए भारत ने क्रायो इंजन बनाया। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। फैट बॉय याद रखिएगा, GSLV Mark 3 D1। अब आते हैं लेजर गन्स पे। प्यारे दोस्तों, सेशन अभी 10 मिनट और चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप पूरे जोश के साथ पढ़ रहे हैं। इसरो जिंदाबाद कई लोगों ने लिखा नहीं है, आलसियों। मैं इसरो को बोलूंगा कि तुम्हारे मोबाइल फोन का सैटेलाइट लिंक काट दे। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं लेजर गन्स पे। आप सभी ने हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में, साइंस फिक्शन में देखा होगा, लेजर गन है, धारा निकली और सामने वाला जल के राख हो गया। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में भी वो लेजर गन चलाता तो सब राख हो जाते हैं। ऐसी गन आज तक बनी नहीं है, लेकिन ये पिछले हफ्ते की खबर है, पिछले हफ्ते की, कि अमेरिका ने एक ट्रायल गन रेडी कर ली है जो लेजर गन या रे गन है। तो अब 10 साल में आप सोचिए, अगर सारी सेनाओं के पास लेजर गन्स आ गई तो वॉर का तो पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। अब समझिए, भारत ने रूस से कौन सा सिस्टम खरीदा? ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस S-400 सिस्टम अमेरिका भड़का हुआ है। हमने वो क्यों खरीदा? हमें इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना है, तो वो रूस का S-400 है। कोई भी मिसाइल भारत पर आई, दिल्ली पर आई, S-400 से एक मिसाइल निकलेगी, जाके टकरा जाएगी। महंगा काम है, मिसाइल निकलेगी, बहुत महंगी मिसाइल होती है, करोड़ों रुपए की होती है। अगर लेजर गन बन गई तो मिसाइल छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, लेजर जाके इनकमिंग मिसाइल को खत्म कर देगी।
तो सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमेशा के लिए फंडामेंटली बदल जाएंगे। आप समझ रहे हैं किस तरह की दुनिया आ रही है आगे। तो एसएनटी में यह फायदा होता है कि आपको पता चलते रहता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है। यस और नो। रे गन्स आर प्रेजेंट इन साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन यानी जो किस्से कहानियों की कहानियां हैं सारी। साइंस फिक्शन के दो बहुत बड़े ऑथर हुए हैं, आर्थर सी क्लार्क्स और कार्ल सेगन। कार्ल सेगन तो खैर साइंस नॉन फिक्शन थे, तो आइजैक एसिमोव। बहुत सारी मिलिट्री ने कोशिश की लेकिन आज तक लेजर गन बन नहीं पाई। 1934 में कोशिश हुई, 60 में हुई। रोनाल्ड रेगन ने तो स्टार वॉर्स नाम का एक प्रोग्राम भी लाया जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंक के उनको सफलता नहीं मिली, तो लोग बहुत परेशान भी हुए। प्यारे दोस्तों, लेकिन अब यूएस मिलिट्री ने यह रिपोर्ट किया है कि हमने एक लेजर बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है, और ये एक बेसिक लेवल की लेजर गन है जिसको हम परिष्कृत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और ये एक दिन पूरी तरह से इनकमिंग मिसाइलों को उड़ाने में सक्षम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि यह तो बड़ा डिसरप्टिव है। जिसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगा वो तो लड़ ही नहीं पाएगा। डू यू अग्री? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो प्यारे दोस्तों, ये आने वाले समय का एक आगाज है, और ये एक अच्छा आगाज नहीं है, बिकॉज बाय 2030 द वर्ल्ड विल बी अ वेरी डिफरेंट प्लेस, प्रोवाइडेड कोरोना वायरस की करुणा से हम सब बच जाए। कई लोग उसको वाकई में कोरोना वायरस बोलते हैं यार, गजब लोग हैं यार अपने देश के। एनीवे, तो कोरोना वायरस से अगर हम सब बच गए। आज एंगेला मर्केल ने क्या कहा पता है आपको? कौन है मैडम एंगेला मर्केल, बताइए। आज उन्होंने कहा है कि मेरे देश की 50 से 60% आबादी कोरोना वायरस से इफेक्ट हो सकती है, मुझे ये डर लग रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में किसी को चिंता ही नहीं है। आईपीएल होगा और मस्ती में आईपीएल करेंगे, ऐसी तैसी कोरोना वायरस आएगा उसको छक्का मार देंगे। कोरोना वायरस को लोग ऐसे पाठ कर रहे हैं। एक बड़े नेता को मैंने देखा, कोरोना जा, कोरोना वायरस जा जा, ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में आए। एक मंत्री जी खड़े होके मंत्र उच्चारण करवा रहे, कोरोना वायरस जा, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा 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 जा। अब ऐसा पागलपन अगर हम करेंगे तो कोरोना बोलेगा नहीं मेरी करुणा जाग गई है, मैं कहीं नहीं जा रहा। प्यारे दोस्तों, साबुन से हाथ घिसना मत भूलना। मेड इन चाइना प्रोग्राम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जोश में कहीं तुम्हारे कमी तो नहीं आ रही है? थक तो नहीं गए हो? जोश में कहीं कमी तो नहीं आ रही है भैया? मजा आ रहा है? जर्मन चांसलर, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। एंगेला मर्केल जर्मनी की प्राइम मिनिस्टर यानी कि चांसलर हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरे यहां बहुत बड़ी आबादी को कोरोना वायरस होगा। अब वो कोरोना जा जा क्या चल क्या रहा है इस देश में यार। चलिए, मेड इन चाइना प्रोग्राम क्या था समझ लीजिए बहुत अच्छे से। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2015 में मेड इन चाइना प्रोग्राम घोषित किया, और यह उनकी सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि मेड इन चाइना प्रोग्राम 2025 तक चीन को हाई टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने का प्रोग्राम था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गई, ऐसे 5-10 इंडस्ट्रीज उन्होंने लिखी कि इसमें अब हमें पूरी तरह से यानी 70-80% सेल्फ डिपेंडेंट होना है। अमेरिका को यह समझ में आया, तब डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे, बैरक ओबामा थे। अमेरिका को यह समझ में आया कि अगर शी जिनपिंग ये कर गए तो हमारा तो आधिपत्य खत्म हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो ट्रेड वॉर शुरू किया, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था चाइना को स्लो कर देना। अब तो काम ये सब कोरोना वायरस नहीं कर दिया, लेकिन चाइना 2025 के ऊपर अभी भी फोकस्ड है। मेड इन चाइना प्रोग्राम क्या है? मेड इन चाइना प्रोग्राम शी जिनपिंग का ब्रेन चाइल्ड है। 2025 तक बहुत सारी उच्च तकनीकी क्षेत्रों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना। आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, वर्ल्ड फैक्ट्री। भारत में असेंबली लाइन है ना, हमारे यहां मोबाइल बनते नहीं है, असेंबल होते हैं। 70% कंपोनेंट चाइना से आते हैं। चाइना खुशी खुशी आज कर रहा है, लेकिन शी जिनपिंग का यह विजन है कि मुझे वर्ल्ड फैक्ट्री नहीं रहना है, मुझे हाई टेक्नोलॉजी में जाना है, ज्यादा प्रीमियम वसूल करना है। तो चाइना वांट्स टू मूव टूवर्ड्स हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय 2025। फंडा समझ में आ गया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट्स की अप्रोच अच्छी लग रही है कि नहीं? जोश में कमी तो नहीं आ रही है भैया? क्योंकि तुम्हारे जोश में कमी आ गई तो हमारे जोश में भी कमी आ जाएगी भैया। समझ में आया? प्यारे दोस्तों, तो जब यह हुआ तो इसका विनाशकारी प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका डर गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीजों के साथ ट्रेड वॉर भी शुरू कर दिया ताकि चीन की गति कम हो जाए। तो यह उसका लक्ष्य था। शी जिनपिंग साहब अगर ये बोलते नहीं और चुपचाप करते रहते
तो फार्मा इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इन क्षेत्रों में लगभग पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती और अमेरिका का बैकलैश भी नहीं आता। लेकिन वो गलती कर गए और इस वजह से ये काफी स्लो डाउन हो गया। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। तो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब इसमें बातचीत हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, I'm not gonna allow China. No, sir. You have been stealing all my IPR. I'm not gonna allow that, sir. तो फिर शी जिनपिंग ने कहा, नहीं हुआ। मतलब हमने ऐसी कोई चोरी चकारी नहीं की है मेरे बाप, तू मान जा, हमने कुछ नहीं। नो सर, आई एम नॉट गोना अलाउ एनीबॉडी नाउ। तो ये उनके बीच का डायलॉग था जो आपने मुझसे निवेदन किया था, मैंने सुना था, कान लगा के बता दिया। ग्लोबल वैल्यू चेन्स 5 से 7 मिनट और लगेंगे। 7 हो ना, 7 बना हुआ है ना, कहीं जा तो नहीं रहे हो? वैसे भी जाके करोगे क्या, सो ही जाओगे चाय पी के, और क्या, उससे तो अच्छा पढ़ाई कर लो। यस और नो? चालू करें। लोग आपस में क्या एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे हैं क्या इमोजीज में? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, एग्जाम में आंसू निकलेंगे आंख से। ग्लोबल वैल्यू चेन, वैश्विक मूल्य संवर्धन श्रृंखला। पहले होता यह था कि प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल नेशन। हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें बनाता था, हर चीज अपनी देश मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही कर लेगा, R&D भी खुद कर लेगा, सेल भी खुद कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद कर लेगा। लेकिन 1980s के बाद लोगों को समझ में आया कि हर देश की अपनी एक ताकत होती है, हर देश की अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे मर्चेंडाइज ट्रेड भारत की स्ट्रेंथ नहीं है, सर्विसेज भारत की स्ट्रेंथ है। सर्विसेज चाइना की स्ट्रेंथ नहीं है, वो कुछ भी कर लिया वो नहीं कर पाया, भारत ने कर लिया है। ऐसा सारी दुनिया में होता है। तो रिकार्डो का जो बेसिक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है वो यही कहती कि लोगों को ट्रेड क्यों करना चाहिए। एनीवे, जीवीसी is a set of people and activities involved in the production of a good or a service and its supply, distribution, sales across geographic। अब इसको समझने का एक ही तरीका है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला। एप्पल का फोन $600 में बिका, ध्यान से देखिए, अगर वो अमेरिका में बिका, कितने इनपुट चाइना से आए, कितने इनपुट अमेरिका से चाइना में गए, कोरिया से चाइना, जर्मनी से चाइना, फ्रांस से चाइना, जापान से चाइना, अन्य देशों से चाइना, उस एक एप्पल फोन के लिए $600 वाले में कितना कितना कहां से आया। कोरोना वायरस ने इस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पे हमला कर दिया। यह सब बंद हो चुका है। अरे फैक्ट्रियां ही बंद हो गई तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? 2020 में ग्लोबल जीडीपी कहीं श्रिंक ना हो जाए, अब ये रियल खतरा आ गया है। लेकिन हमें क्या, हमारे यहां नहीं आया। कोरोना जा जा जा, कोरोना जा 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 जा। तो प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड के गानों की मदद से हम कोरोना पर पूरी की पूरी कंट्रोल कर चुके हैं और कोरोना वायरस ने अब जीवीसी पे जो चोट की है, इसका असर चाइना पे सबसे ज्यादा होगा। यस और नो? एक ने लिखा है हम कहीं नहीं जाएंगे, सुल्ताना जी लिखती हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहिए और नोट्स अच्छे से बनाते चलिए। अब तो हमने हिंदी नोट्स भी साथ ही में इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो जीवीसी समझ में आ गया। भारत के लिए ये बड़े दुख की बात है कि ये एक अच्छी बात है, क्योंकि भारत जीवीसी का हिस्सा ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जीवीसी में भारत कहीं भी नहीं है, तो इनडायरेक्टली दूसरे को तकलीफ हुई तो हमको फायदा हो गया है। खैर, दूसरे की तकलीफ पे कभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पलट के डबल स्पीड से आपको लगती है। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी हमारे सामने एक मौका है, लेकिन अब देश में जो प्रोमिनेंट नैरेटिव अभी चल रहा है उसमें ये सब चीजें हैं ही नहीं, सब दूसरी चीजों पे बात चल रही है, तो ये मौका भी हाथ से कहीं निकल ना जाए। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क। आप और हम ये जो इंटरनेट पर एक दूसरे से रूबरू हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्यारे दोस्तों, भारत में इतने सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल आके लैंड किए हुए हैं। ये सारे ऑप्टिक फाइबर केबल बेसिकली बिल्कुल पतले कांच या प्लास्टिक के पाइप्स हैं, जिनमें लाइट के माध्यम से बिट्स एंड बाइट्स को ट्रांसफर किया जाता है अक्रॉस द ओशन। जी हां, तो किसी वेल का दिमाग खराब हो गया और दांत गाड़ दिए तो केबल कट जाती है। जी हां, बिल्कुल केबलें कटती हैं, ये ओशन के फ्लोर पे है सब कुछ। और जहाजों के माध्यम से ये केबलों को ले डाउन किया जाता है और पूरी आधुनिक दुनिया इन ऑप्टिकल फाइबर केबल की रीढ़ की हड्डी पर चल रही है। यस और नो? समझ में आया आपको? तो प्यारे दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करता है, इसीलिए तो इतना फास्ट है, वो लाइट की स्पीड से जाता है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, खट 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 डेटा निकल जाता है। तो एक तरफ से आपने इंकोडिंग की, दूसरी तरफ डिकोडिंग कर दी, बिट्स एंड बाइट्स को लाइट में कन्वर्ट किया, वहां लाइट को बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट किया, डेटा आ गया। सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स का फर्क पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है। देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस, आप जानते ही इनके बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के अनुप्रयोग होते हैं। ग्लास और प्लास्टिक से ये बनते हैं और इनके अलग अलग यूज होते हैं। तो इसमें डेटा लाइट की स्पीड से जाता है दोस्तों, और थोड़ी बहुत लेटेंसी आती है। लेटेंसी शब्द अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेटेंसी का मतलब होता है देरी। लेटेंसी का मतलब होता है देरी, और लेटेंसी इसीलिए आती है क्योंकि ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, और इंटरनल रिफ्लेक्शन और बाकी की समस्या और एन्कोडिंग और डिकोडिंग करने में समय जितना जाएगा उतना जाएगा। तो आज का आधुनिक विश्व OFN पे टिका हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर हमारी पूरी जिंदगी चल रही है, और जिस दिन कोई फाइबर कहीं कटती है तो 2-3 दिन के लिए इंटरनेट। अब तो खैर वो बहुत कम हो गया क्योंकि रिडंडेंट केबल भी ले डाउन कर दी गई है। फंडा क्लियर है प्यारे दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों, हम 57 तक आ गए। आप बोलेंगे तो मैं 60 तक आज ही खत्म करता हूं, नहीं तो हम कल पे जाते हैं। अरे कल पे क्यों जाएं, कल किसने देखा है। बहुत खूबसूरत गीत है, बड़ा फिलोसॉफिकल गीत है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, बहुत खूबसूरत गीत है। फिलहाल स्केल्स इन यूनिवर्स की बात करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, ये पूरी स्केल आपको आती है कि नहीं? मैं अभी तक 3 बार पढ़ा चुका हूं, बार बार मैं ये बोलते भी रहता हूं। कितने बच्चों को ये स्केल अच्छे से समझ में आई है अभी तक? जो भी है बस यही एक पल। जल्दी बताइए, ये स्केल कितनों को याद है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्यारे दोस्तों, इसमें बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो अब मैं आपको यूनिवर्स का फोन नंबर देने जा रहा हूं। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये चार्ट बनाया है। उन्होंने कहा है कि इस यूनिवर्स का एक फोन नंबर है जिसको याद कर लोगे तो यूनिवर्स की स्केल याद हो जाएगी। है ना मजेदार चीज? आप वहां खड़े हैं, वो इंसान जो खड़ा है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप है। आई नो आई एम द बेस्ट, आई नो मोर अबाउट इट देन एनीबॉडी एल्स डज, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू शट अप, आई एम द बेस्ट। अरे मान लिया सर आप बेस्ट हो, इसीलिए तो पहले ही आगे बढ़ के बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप खड़ा भैया। प्यारे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जहां खड़े हैं उसको आप ये मान लो कि वो 1 मीटर है ना? उसको 1 मानेंगे ना कहीं तो। अब आप पीछे जाएंगे तो 10⁻⁻5 पे कोशिका आती है, तो वो हो गया पीछे का 5। एक और पीछे जाएंगे 10⁻⁵ तो नैनोमीटर आ गया, याद आया नैनोमीटर, वो भी 5। और पीछे जाओगे तो न्यूक्लियर तो सब एटॉमिक आएगा 5, तो 5 5 5 तक आ गए। अब इसको 10⁻7 आगे ले जाओगे तो बन जाएगी पृथ्वी, उसका पूरा का पूरा जो रेडियस है। उसके बाद जाओगे तो 1 यूनिट आगे तो जुपिटर, जो हमसे 1 ऑर्डर ऊपर है। 1 ऑर्डर का मतलब होता है इंटू 10⁻1, तो 7 और 1। उसका 1 ऊपर जाओगे तो सूर्य, क्योंकि वो जुपिटर से 1 ऑर्डर बड़ा है, 711। उसका 1 ऑर्डर ऊपर जाओगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना करोड़ किलोमीटर होती है, उसको 1 AU बताया था ना पहली सेशन में, तो वो हो गया 2। और फिर 5 लाइट ईयर, अगला 5, फिर 5 गैलेक्सी, फिर 5 यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स की साइज से लेके न्यूक्लियस तक उल्टा चलोगे तो 5 5 5 2 1 1 7 5 5 5, और यह है 10 टू द पावर। और इंसान से पीछे चलोगे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप से नीचे चलोगे तो वो -5 -5 -5। कितने बच्चों को यह फॉर्मूला समझ में आया? जिसने यह फॉर्मूला समझ लिया उसने फोड़ दिया। आगे भी जाने न तू। अरे बहुत खूबसूरत गीत है यार, फिलोसॉफिकल गीत है। मैं हमेशा बोलता हूं, रोमांटिक तो खैर है ही, लेकिन उसमें जो फिलोसॉफी है ना जीवन की, कि अभी है, अभी जी लो इस वक्त में, कल क्या हो किसने देखा। कल सुबह अगर युकेटन पेनिनसुला हो गया तो निपट गए बेटा। तो किसी के भी मजे लेने हो आपको तो बोलना, अरे यार कल किसने देखा, कल चिकजुलूब हो गया तो क्या करेंगे। वो सोचते रह जाएगा चिकजुलूब क्या है, तो बोलना युकेटन भी हो सकता है। फिर वो सोचते रह जाएगा ये युकेटन क्या है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस ये स्केल है यूनिवर्स की, न्यू डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम। 2 मिनट में खत्म करते हैं। प्यारे दोस्तों, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट 7 होती हैं। सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट थ्रेड में जवाब दो। सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला क्या क्या मेजर करता है? जल्दी बताओ। 7 चीजें एसआई यूनिट्स हैं ये 7। ये 7 क्या क्या मेजर करता है? जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फिर से समझाऊंगा, कुछ बच्चों ने कहा ये यूनिवर्स का फोन नंबर समझा दो। समझाता हूं। जल्दी बताओ, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडल आ रहे भैया। ये 7 से क्या मापा जाता है? जल्दी बताओ, क्या मापा जाता है? जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूं मैं। तो प्यारे दोस्तों, इनमें क्या था कि किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल को अभी तक यूनिवर्सल कांस्टेंट्स के संदर्भ में नहीं, भौतिक कांस्टेंट के संदर्भ में डिफाइन किया जाता था। अब वो तो अपने आप में बेकार है, और इसलिए इस साल से सारी चीजों को यूनिवर्स के बेसिक कांस्टेंट्स के कंटेक्स्ट में डिफाइन किया जा रहा है। तो एसआई के सातों मापन यंत्र जो हैं, केजी, एम, एस, ए, के, एमओएल, सीडी, जो कैप है वो कैप है, जो स्मॉल कैप है वो स्मॉल कैप है, ध्यान रखना, ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट में माप दिए गए हैं। किलोग्राम को अब आप याद करो, प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ाया था मैंने। क्यों पढ़ाया था? वो यहां चाहिए। E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, बीच में प्लैंक्स कांस्टेंट। किलोग्राम की परिभाषा है 6.62607015 इंटू 10 टू द पावर -34 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के कंटेक्स्ट में प्लैंक कांस्टेंट से लेके मेजर किया जाएगा। तो कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों? केजी सिंबल, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच को लिया जाएगा। जब उसको यूनिट जूल सेकंड में मेजर किया जाएगा, वहां से केजी मापा जाएगा। आपको एकदम गहराई फिजिक्स में नहीं करना है, बस इतना समझ लो कि प्लैंक्स कांस्टेंट के कंटेक्स्ट में मेजर कर दिया, बस। तो यह हो गया किलोग्राम की नई परिभाषा। वापस इस पर आते हैं। कई बच्चों को यूनिवर्स का फोन नंबर समझना है। प्यारे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बीच में खड़े हैं। आई एम ऑलवेज देयर इन द मिडल, आई एम द बेस्ट, I'm the best. No sir, you're not the best. I know more about it. So you shut up. I am the best. हाँ सर, आप बेस्ट हो, मान लिया। अभी कोरोना से बच के दिखा दो। उसको आप बिल्कुल बीचों बीच 1 मान लो, तो उसका कोई नंबर नहीं है, वो डैश है। 10 टू द पावर 7 का डायमेंशन है पृथ्वी, वहां से 7 उठा लो। पृथ्वी को 10 गुना बड़ा करो जुपिटर, ये वॉल्यूम वाइज बड़ा हो जाएगा। जुपिटर में एक ऑर्डर बढ़ा दो 10 गुना, सन हो जाएगा 1। तो ऐसा ये 1 आ गया, समझ में आ रहा है? उसको 10 2 बार करो तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगी। उसको 10 5 बार करो तो लाइट ईयर आ जाएगा। वैसी गैलेक्सी, वैसे यूनिवर्स, और ऐसी माइनस माइनस माइनस। ये है नंबर 5557112555। समझ में आ गया? फोन से डायल करके देखते ना, दूसरी तरफ से भगवान की आवाज आएगी, बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, फोन पे ध्यान मत दो, फेल हो जाओगे। और उसके बाद फोन वेपोराइज हो जाएगा, आपका वेव फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए मत करना। आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, वाई चंद्रयान फेल्ड। चंद्रयान 2 मिशन तो सफल रहा, लैंडर फेल हो गया। और होता है इतने जटिल प्रयोगों में, ये तो बहुत आम सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं चंद्रयान में तो हमारे इसरो के बॉस कौन है, उनका नाम जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। प्यारे दोस्तों, एक लैंडर था, उसमें से रोवर निकलना था। प्रज्ञान निकलता विक्रम से और विक्रम निकला था ऑर्बिटर से। सारा खेल यह होता है, समझ लो सरल भाषा में, जब आप एक लैंडर को किसी ग्रह पे नीचे उतारते हैं तो उसमें रिवर्स थ्रस्टर लगाए जाते हैं। तो वो रिवर्स थ्रस्टर उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं जब ग्रेविटी नीचे खींचती है, और उसकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। इसका प्रूफ क्या है? प्लेन जब लैंड होता है उसकी स्पीड बढ़ा देता है पायलट। प्लेन की स्पीड कम नहीं करता है, गिर जाएगा नीचे वो। प्लेन लैंड होते समय उसकी स्पीड को तेजी से बढ़ाया जाता है ताकि फोर्स की बैलेंसिंग हो सके। लैंडर को नीचे लाते समय गलती यह हो गई कि सॉफ्ट ब्रेकिंग फेज के पहले स्पीड बहुत कम हो गई थी, वो गिर गया, बस दैट्स इट। तो वो एक जगह सॉफ्टवेयर गलत हुआ और वो पूरा लैंडिंग प्रोजेक्ट 0 हो गया। समझ में आया? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। याद रखिएगा दोस्तों, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं, आप पिछले सालों के परीक्षा के पेपर देखेंगे, कुछ इतने बारीक सवाल पूछ लिए एसएनटी के कि हम कुछ भी चांस पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम तो सब पढ़ाएंगे, अगर आप में जरा सी भी बुद्धि है तो आप इसको यूज करना जानते हैं। और दूसरी बात,
ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान जहां से भी मिले लेना चाहिए, और ज्ञान का ज्ञान के लिए मोल होता है, ये बात कभी भूलिएगा मत। तो ये चंद्रयान की कहानी है, सिंपल। इसी के साथ आज का सेशन अब हम समाप्त करते हैं। ये है सिलेबस, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। प्यारे दोस्तों, फिर से आपको मैं याद दिला दूं, कृपया आप मेरे साथ अनअकैडमी के प्लस कोर्स में अवश्य जुड़ें। SM-SIR-10 ये मेरा कोड है, ये उसका प्रोसेस है। फ्राइडे शाम से मेरा कोर्स शुरू हो जाएगा, 1-1 घंटे की क्लासेस कंटिन्यूअसली होंगी, और वो सारी जानकारी आपको अनअकैडमी के प्लस पोर्टल पे मिलेगी। आगे बढ़िए, इसमें एनरोल कीजिए, और हम साथ में वहां भी पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। सेशन कैसा लगा 0 से 100 पे रेट कीजिए। अब नोट्स बनाइए, अब हिंदी में भी सब कुछ अवेलेबल है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।